जीवन में समस्या हो सकती है, करियर को लेके हो सकती है कि आपने कुछ करियर दिमाग में रखा हुआ है, ठान लिया है कि आईएएस बनना है या कुछ बनना है। आप कुछ भी ठान लें, सिर्फ आपके हाथ में नहीं होता है। सफलताएं असफलताएं जीवन में रहती हैं। 10-11 लाख लोग आईएएस का फॉर्म भरते हैं, 5 लाख आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं, 1000 का सिलेक्शन होता है। हर एग्ज़ाम में घुमा फिरा की ही स्थितियाँ होती हैं। पॉलिटिक्स में, स्पोर्ट्स में, बिजनेस में, हर जगह कंपटीशन इतना है। सफल होने की जितनी संभावना है उससे कई गुना संभावना विफल होने की हर क्षेत्र में है। सफल नहीं हो पाए तो क्या करेंगे? और मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि आईएएस नहीं बन पाए 20 साल पहले, और 20 साल से रोज घुट रहे हैं कि आईएएस नहीं बन पाए। रात दिन यही ख्याल होता है कि आईएएस नहीं बन पाए, या पीसीएस नहीं बन पाए, या कुछ खास सोचा था जो नहीं कर पाए। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि यदि आपकी आर्थिक पृष्ठभूमि ऐसी नहीं है कि जो बहुत मजबूत हो, तो हमेशा एक बैकअप ऑप्शन ज़िंदगी में लेके चलिए। किसी करियर को दिमाग पे इतना हावी मत होने दीजिए कि वो नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। आप उस दौर के व्यक्ति हैं जहां इतने ऑप्शंस दुनिया में हैं जितने कभी नहीं थे। इतने ऑप्शंस हैं। बस एक ठीक ठाक सा व्यक्तित्व बना लीजिए, एक ठीक ठाक सा कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर। और यदि आपके पास बेसिक स्किल्स हैं, भाषा की, चिंतन की, समझने की, कैलकुलेशंस करने की, प्लानिंग करने की, स्ट्रेटेजाइज करने की, और मेहनती आप हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि इस दुनिया में कंपटीशन नंबर्स में बहुत ज़्यादा है, कायदे का कंपटीशन नहीं के बराबर है। बहुत मजबूत लोगों से आपको भिड़ना नहीं पड़ता है। भिड़ते हैं 5 लाख से, पर उन 5 लाख में कुछ ही हैं जो भिड़ने लायक हैं। इतना कॉन्फिडेंस रखिए। जैसे कहते हैं ना कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इतना भरोसा अपने ऊपर रखिए कि ठीक है, ये नहीं तो कुछ और करेंगे, वो नहीं तो कुछ और करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बढ़िया कर लेंगे। और उस बढ़िया करने की शुरुआत कॉलेज की ज़िंदगी से होती है। उड़ान सोसाइटी संभाल लेंगे, निष्ठा संभाल लेंगे। अभी मैडम ने बताया कि 80 सोसाइटी से बताई, इसको उन्होंने 60 बताई। 60 सोसाइटीज़ हैं, किसी सोसाइटी का हिस्सा बन जाइए। ये सोसाइटीज़ का हिस्सा बनने का असली पर्पस क्या है? इसी बहाने एक्सपोजर मिलता है, आप कुछ करते हैं, मंच पे आते हैं, लोगों से मिलना जुलना होता है, स्किल्स डेवलप होती हैं, और अंत में जो जीवन में काम आता है यही स्किल्स काम आते हैं। और यदि वो स्किल्स हमने डेवलप कर लिया, और वो स्किल्स पढ़ाई से नहीं आती हैं। जो क्लासरूम के अंदर की पढ़ाई है वो सबसे कम महत्वपूर्ण चीज़ होती है कॉलेज में। कॉलेज में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये अपॉर्चुनिटीज़, लोगों से बात करना, कुछ ऑर्गेनाइज करना, कहीं फेल होना, कहीं पास होना, वो सब करते रहिए। और मैं दावे से कह रहा हूँ कि इस दुनिया में कंपटीशन कहने के लिए ज़्यादा है, दरअसल ज़्यादा नहीं है। पूरी बात का सार ये है कि किसी की भी ज़िंदगी फ्लैट नहीं होती है, उसमें कर्व्स आते रहते हैं, ऊंच नीच सबकी ज़िंदगी में आती है। मैंने भी कम नहीं झेली है। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऐसे नहीं खड़ा हूँ, कुछ तो झेला ही होगा, मैंने भी ठीक ठाक झेला है। जिस उम्र में आप मौज मस्ती करते हैं, मैंने उस उम्र में कैलकुलेटर बेचे हैं। मैं सेल्समैन रहा हूँ 17 की उम्र में। और मैं बिजनेस फैमिली से नहीं हूँ। बिजनेस फैमिलीज में बच्चों को 17 में काम पे लगा देते हैं। मैं तो नौकरी पेशा परिवार से था, कुछ समस्याएं थी तो सेल्समैन बन के घर घर में जाके बेचना पड़ता था। तौहीन भी होती थी, लोग धिक्कारते भी थे, मजाक भी उड़ाते थे। वो समझे ना है। अपना खर्चा 17 की उम्र से खुद उठाया है, क्योंकि घर में दिक्कत थी। तो क्यों मांगू मैं घर से पैसे भाई, जब मुझे पता है कि मेरे घर में दिक्कत थी उस समय, क्यों मांगू? आपकी जिंदगी इस दुनिया के करोड़ों अरबों लोगों से बेहतर है, कुछ एक लोगों से खराब है। केवल उन कुछ एक पे ध्यान मत दीजिए, उन करोड़ों पे भी ध्यान दीजिए जिनसे अच्छी आपकी जिंदगी है। और इतनी कुव्वत आपके अंदर, बस इतना करना है कि जब जब जिंदगी नीचे की तरफ जाए, थोड़ा सा हौसला बना के रखिए। कुछ ही दिन की बात होती है, हर चीज़ कुछ ही दिन की होती है। बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में एक ही वाक्य कॉमन याद रखिए, कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। बहुत अच्छा हो तब भी ध्यान रखना है, आदत नहीं बनानी। बहुत बुरा हो तब भी ध्यान रखना है, ये सब खत्म हो जाएगा। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग आजकल का एक नया सच है, जो आप लोग बड़ा मुश्किल होता है वो जब झेलते होंगे।
आपने एक फ़ोटो अपलोड की, कोई लाइक ही नहीं कर रहा है, आप बार बार देखने घूमोगे लाइक किया कि नहीं किया, दोस्तों को फ़ोन कर रहे हैं लाइक कर, तो लाइक कर, तो भी लाइक कर, चल 5 लाइक करवाए, 8 लाइक करवाए, नहीं लाइक हो रहा। फिर आपने कुछ ऐसा बोला, किसी ने उसकी छोटी सी क्लिप काट के चला दी और आप अचानक सबकी नज़रों में किरकिरी बन गए। गालियाँ पड़ रही हैं, आलोचनाएं हो रही हैं, लाखों लोग फतवे जारी कर रहे हैं आपके ऊपर। इतनी बेचैनी होती है इस दौर में। पहले के दौर में ये नहीं था, आपने कहीं कुछ बोला ख़त्म हो गया। अब किसी ने रिकॉर्ड कर ली, सोशल मीडिया पे आ गई, ख़त्म ही नहीं हो रहा। राइट टू बी फॉरगॉटन हमारे देश में है नहीं, और प्रैक्टिकली संभव भी नहीं है। कैसे आप उसको अप्लाई करेंगे? आप कभी ना कभी कुछ ऐसा बोलेंगे, या तो गलत बोलेंगे या उसमें से कोई क्लिप कोई काटेगा, इतनी गालियाँ पड़ेंगी और पहली बार जीना मुश्किल हो जाता है। मैंने आज से 7-8 साल पहले 1.5 साल तक एंग्जाइटी की दवाइयाँ खाई हैं, जबकि मैं बहुत ही मस्त वाला किस्म का आदमी हूँ, मैंने खाई हैं। और जीवन में एक आध ऐसा दौर सबका आता है, आ जाना चाहिए। जब जीवन में एक आध बार ऐसा हो कि सारी दुनिया पीछे पड़ गई है, बहुत दिक्कत होगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, सब कुछ होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरी इस बात को ध्यान रखना, वो पहली और आखिरी परीक्षा है, उसके बाद कभी नहीं होगा। 8 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था कि मैंने बहुत दवाइयाँ खाई, 1.5 साल दवाई खाई, 1.25 साल खाई दवाई। कारण पता था, कारण ठीक हुआ, दवाई छूट गई। उसके बाद मैंने ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फेज़ पिछले साल झेला था, जब मेरे एक वीडियो की क्लिप मीडिया पर चली, FIR हुई, पता नहीं क्या क्या हुआ, सब कुछ हुआ। पर मैं आपके सामने बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे तनाव नहीं हुआ, डिप्रेशन नहीं हुआ, एंग्जाइटी नहीं हुई, क्योंकि मैं पहले झेल चुका था। अब पिछले 7 दिन से मेरी 5 साल पहले की एक क्लिप चला रहे हैं वीडियो आजकल। 2019 के इलेक्शन से पहले जनवरी में मैं एक क्लास लेते हुए कह रहा हूँ कि अब इलेक्शन का टाइम आ गया, अब मंदिर का तमाशा शुरू हो जाएगा और ये पॉलिटिक्स के मामले हैं, सब बेकार की बातें। उस समय ना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, ना कुछ और ऊपर था। आज मेरा बड़ा सीधा स्टैंड है कि जब सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 5-0 से सहमति दी है और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से मंदिर बन रहा है, मैं कौन होता हूँ नाराज़ होने वाला? मुझे क्यों खुश नहीं होना चाहिए? दुनिया में हर धर्म के ईश्वरों के नाम पर मंदिर हैं, उनके जन्म स्थान पर मंदिर हैं, मेरे धर्म में क्यों नहीं होना चाहिए? मुझे क्यों परेशान होना चाहिए? और कुछ लोग पिछले 7 दिन से 5 साल पहले की क्लिप चला रहे हैं। मेरी टीम परेशान है, मैं परेशान नहीं हूँ। मुझे भेजते हैं कि सर ऐसे हो गया, सर इतने वीडियो चल रहे हैं। मैं सुनता हूँ, पर कितना लोड लेंगे? और आप लोड लेते रहेंगे तो दुनिया देती रहेगी। दुनिया के पास बहुत है देने के लिए, वो हमेशा देते रहेंगे। खुद को ऐसा फूल प्रूफ बना लीजिए, शील्ड बना लीजिए अपने आसपास कि तनाव आता है फिसल के निकल जाता है। और अगर आप तनाव झेलने के लिए समर्थ हो जाते हैं, लेट गो कर देते हैं, मैं दावे से कह रहा हूँ, सफल कितने होंगे मुझे नहीं पता, ज़िंदगी आपकी शानदार होगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। और जब जब बुरा अनुभव हो, जब जब जीवन में बुरा अनुभव हो, सबको होता है, आपको भी होगा। जब जब बुरा अनुभव हो, मेरा सूत्र वाक्य है, जो मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस भी है परमानेंट, मेरे दिल में गुथा हुआ है, दिल पे छपा हुआ है, सबको बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ। एक लाइन याद रखना, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, उससे बड़ा कुछ नहीं है। ये लड़कियां धोखेबाज होती हैं, ऐसे मूर्खों की कमी नहीं है दुनिया में, ऐसे बहुत मूर्ख हैं। दर्शन की दुनिया में इसे अवैध सामान्यीकरण कहते हैं, इलिसिट जनरलाइजेशन। इसका मतलब बहुत छोटे सैंपल के बेस पे ये समझ लेना कि ये थियरी पूरे ब्रह्मांड पर लागू होती है। एक लड़की ने धोखा दिया, मान लीजिए धोखा दिया, धोखा इसने दिया कि उसने दिया कि किसी ने दिया, जो भी कहानी हो, एक सैंपल से ये मान लेना कि सब ऐसे होते हैं। और उसके बाद से उसने कम से कम 10 बार कोशिश की, 10 लोगों से मिला, बातचीत की शादी के लिए। डेटिंग तो क्या करेगा 40 की उम्र में, लेकिन हाँ, बातचीत करके देखा कि शायद रुचियाँ मिल जाएं, स्वभाव मिल जाए तो शादी के बारे में सोचें। हर बार 3-4-5 मीटिंग के बाद वापस हट जाता है। अब तो मैंने पूछना बंद कर दिया है
जब तक मैं पूछता था, बोलता था कि सर 3-4 मीटिंग के बाद लगता है कि ये भी वैसी ही है। मैंने कहा भूल जाओ भाई, उससे भूल जाओ, बात खत्म हो गई। उसके बच्चे घूम रहे हैं आजकल स्कूल में, अब तुम कम से कम शादी तो कर लो। वो भाई साहब आज तक अकेले हैं और अब तो बाज़ार में मूल्य भी कम हो गया उनका, अब विकल्प भी ज़्यादा नहीं मिलते हैं। अब जो विकल्प मिल रहे हैं वहाँ उसकी रुचि और कम हो गई है, तो पूरी संभावना है कि वो जीवन अकेले ही गुजरेगा उसका। एक अंतिम एग्जाम्पल देके फिर मैं निष्कर्ष की तरफ बढ़ूँगा। मैं एक आईएएस ऑफिसर को जानता हूँ, 2 आईपीएस को जानता हूँ, बहुत योग्य लोग, देश के सबसे अच्छे संस्थाओं से पढ़े हुए लोग, प्रॉपर आईएएस प्रॉपर आईपीएस में नौकरी करने वाले लोग, और इन तीनों ने अपना जीवन समाप्त कर लिया नौकरी में रहते हुए। क्यों? क्योंकि नौकरी और घरेलू जो दुविधाएं थी उनको झेल नहीं पा रहे थे, ना झेल पा रहे थे, ना भूल पा रहे थे, लेट गो नहीं कर पाए तो गिव अप कर दिया। और इसलिए मुझे अक्सर लगता है कि जितनी चीज़ें हम सिखाते हैं बच्चों को, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, वो सब ठीक है, उनका भी महत्व है। शायद उससे ज़्यादा महत्व इस चीज़ का है कि ये समझें कि अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है। जब जीवन में ऐसा लगे कि सब खत्म हो गया है, जब जीवन में लगे कि बहुत टॉक्सिक किस्म की लाइफ हो गई है, उससे बाहर कैसे निकलें, शायद ये सबसे महत्वपूर्ण लेसन होता है जो हम सबको सीखना चाहिए। मैंने कहीं से सीखा नहीं है, ना मैंने ऐसी किताबें पढ़ी हैं, हालांकि मैंने 2 किताबें मंगवाई हैं पिछले हफ्ते, पढ़ी नहीं है अभी तक, तो मैं किताबों के बेस पे नहीं जानता कैसे सीखते हैं, लेकिन ज़िंदगी से तुम सीख सकते हैं। इन कहानियों का सबका एक ही सार है, वजह अलग अलग है। एक व्यक्ति ने इसलिए अपना जीवन समाप्त किया कि वो रिश्ता उसके हाथ से छूट रहा था, एक ने इसलिए जीवन समाप्त किया कि रिश्ता बन गया था पर समाज के दबाव, घर के दबाव मैनेज नहीं कर पाए। एक ने ज़िंदगी भर शादी नहीं की सिर्फ इसलिए कि वो पुरानी यादों को भूल नहीं पाया। अरे एक बार गलती हो गई तो हो गई, आगे तो संभावना जीवन में है भाई, क्यों इतना हावी रखना उसी से दिमाग के ऊपर। कुछ लोग देश की सबसे अच्छी नौकरी में होकर हर पैमाने पर सफलता की हर कसौटी पे खरा उतरने के बाद जीवन नहीं बचा पाए, क्योंकि दूसरों की नज़र में आप बहुत सफल हो जाए, अपनी नज़र में शून्य हो, तो फिर जीवन कैसे बने, जीवन कैसे बचे। इन सारी कहानियों का मूल भाव एक ही है, अगर आप खुद को हैंडल नहीं कर सकते तो दुनिया को क्या हैंडल करेंगे। दुनिया को हैंडल करने से पहले खुद को हैंडल करना सीखना पड़ता है, और उसका सबसे आसान जो रामबाण उपाय है उसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, जाने दो। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। साहिर ने लिखा। प्रेम की दुनिया के बारे में साहिर से अच्छा कौन लिखेगा। तारुफ समझते, तारुफ मतलब परिचय, इंट्रोडक्शन। कहते तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर। अरे परिचय हुआ किसी से, आपकी भाषा में इंट्रो हुआ, यही बोलते हो ना आप लोग, इंट्रो हो गया, इंट्रो हुआ, दोस्ती हुई, बाद में लगा रहे यार ये तो ऊट पटांग आदमी है या ऊट पटांग लड़की है, छोड़ो फिर, ऐसा क्या लोड लेना है। तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। बस करना यह है कि खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना है, हाथ में तेजाब की बोतल लेके नहीं। और आज की पीढ़ी का ये समझना बहुत ज़रूरी है कि छोड़ना भी अच्छे तरीके से हो सकता है। तो मैं उस बात पर आऊँ उससे पहले थोड़ा संक्षेप में समझा दूँ। मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा इस बीच में कि जितना आसानी से आप बोल रहे हैं, क्या सच में इतना आसान होता है? कैसे छोड़ें उन चीज़ों को जो मन पर हावी हैं,
उन इमोशंस के टर्मोइल को, उन इमोशंस की इंटेंसिटी को कैसे मैनेज करें, क्या सच में इतना आसान होता है? उम्र में आसान है, आपकी उम्र में आसान नहीं होता है। मेरी उम्र में क्यों आसान है? क्योंकि ये सारा खेल हार्मोन्स का है, ये सारा खेल केमिस्ट्री का है। हम सब दरअसल बहुत सारे केमिकल्स, जिनमें से कुछ का नाम हार्मोन्स हैं, उन केमिकल्स और हार्मोन्स के बहुत सारे इंटरेक्शंस के रिजल्ट हैं। इसलिए जब कोई बच्चा जैसे छोटे बच्चे हमेशा उछलते रहते हैं, पेरेंट्स थके रहते हैं, ये इन सभी केमिस्ट्री का परिणाम है, शौक का मामला नहीं है। आपकी उम्र जो होती है किशोरावस्था और युवावस्था की शुरुआती उम्र, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सब लोग 17 से 22-23 के बीच के लोग हैं, बच्चे हैं। कुछ तो अभी शादी भी नहीं कर सकते होंगे, वो वाले होंगे ना। लड़के तो नहीं कर सकते होंगे भी, 21 के कहाँ हुए होंगे, तो वो वाली उम्र आप लोगों की है। इस उम्र में इमोशंस का टर्मोइल, इस उम्र में इमोशंस का बिखराव इतना ज़्यादा होता है कि संभालना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे, बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, बूढ़े और मैच्योर काफ़ी हद तक समानार्थक शब्द होते हैं। बूढ़ा आदमी आमतौर पर मैच्योर हो ही जाता है, और जो मैच्योर हो जाता है उसको लोग बुढ़ा ही बोलते हैं, चाहे वो दोस्त हो आपका। तो मैच्योर होने के बाद मैच्योरिटी के कई लक्षण हैं, 10-20 लक्षण। उनमें से एक ये है कि आपके इमोशंस में इंटेंसिटी उतनी नहीं रह जाती जितनी बचपन में होती है। मसलन कोई आपका दोस्त आपसे कुछ खराब कह दे, आप 3-4 घंटे बेचैन रहेंगे, बार बार मैसेज टाइप करेंगे, फिर डिलीट करेंगे, फिर टाइप डिलीट, वो भी टाइप डिलीट चल रहा है। एक दिन हो गया बात हुए, ना वो पढ़ पा रहे हैं ना आप पढ़ पा रहे हैं, बेचैनी चरम पे है। अब इतना ही मामला है, नाक का सवाल है कि पहले कौन झुकेगा। सारे संबंधों में स्तर इसी बात से तय होता है कि पहले कौन झुकेगा, और जो एक आध बार झुक गया वो जिंदगी भर झुकता है उसके बाद। इससे लोग शुरू में बहुत केयरफुल होते हैं कि झुकना नहीं है। 3-4 ज्ञानी पीछे बैठे ही होते हैं कि नहीं झुकना नहीं है, वो झुकेगा, वो झुकेगी, तू क्यों झुकेगा। इन ज्ञानियों से बचना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी जहर बना देंगे आपकी। अब दोनों ईगो फाइट कर रहे हैं कि पंजा किसका गिरेगा, इस पे फाइट चल रही है। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उसके बाद एक आध आदमी पिघल जाता है, उसको लगता है भाड़ में जाए यार, बात नहीं हो पा रही, तुम ईगो कर रहे हो। फिर वो फ़ोन मिलाता है, ये भी फ़ोन की इंतज़ार में 3 दिन से सो भी नहीं रहा बेचारा। हीरो बेशक बन ले पर बेचैन तो भाई। खटाक से फ़ोन उठता है, अब दोनों कान में फ़ोन लगा के रखिए, कोई नहीं बोल रहा, चुप। क्या बातचीत चल रही है सोचिए, एक भी शब्द नहीं, एकदम चुप। थोड़ी देर के बाद कंफर्म करने के लिए कि है भी या नहीं, एक बोलता है हेलो, माँ से आवाज़ आती है कोई एक मैं थोड़ा ऐसी जोकर टाइप की बात करता हूँ, मुझे मोटिवेशनल स्पीकर ना समझे आप लोग, मैं ऐसी हंसी मजाक ही करना आता है मुझे, वही मैं करता हूँ। लेकिन इससे आप ये ना सोचिए कि मुझे पढ़ाना नहीं आता, मैं पढ़ा भी लेता हूँ इसके लिए मुझे वो भी आता है, लेकिन अभी क्योंकि आप बच्चे छोटे हैं तो मैं आपके साथ वैसी बात ही कर रहा हूँ। अब ये सब चल रहा है। अब मैंने ठीक ठाक टॉर्चर कर लिया बच्चों पर, इससे ज़्यादा करना शोभा नहीं देता। इसके साथ ही बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।